हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर, ओशियन एंड देयर सर्कुलेशन। सो हाइड्रोस्फीयर जो होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेव्स और टाइड्स। वेव्स और टाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। सो अगर आपने सिंपली देखा होगा कि कहीं पर लाइक जो ओशियन होता है या जो सी होता है उसमें लहरें आती हैं। आपने जैसे बीच पे देखा होगा, बीच जो समुद्र का किनारा होता है वहां पे लहरें चलती हैं। वेव जो होता है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू मेनी थिंग्स। सबसे पहली बात, वेव्स जो होती है वो जनरेट होती है, विंड जो बहती है ना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। आप ऑलरेडी जानते हो कि जब एयर हॉरिजॉन्टली बहती है तो वो क्या होती है, विंड होती है। इसी तरीके से जब विंड जब चलती है समुद्र के ऊपर से, जब हवा बहती है तो वो अपने साथ क्या करेगी, वो अपने साथ वाटर में भी हलचल पैदा करेगी और वाटर में फिर जो वाटर जो होगा वो भी ट्रेवल करने लगता है किसके साथ, विंड के साथ। वेव ऐसे करके बह रही है तो वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबसे ऊंचा, को हम जानते हैं क्रेस्ट के नाम से, CREST, क्रेस्ट। और जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ट्रफ, TROUGH। अब ये जो वेव्स होती हैं ये डिस्ट्रक्टिव कैसे होती हैं इसके बारे में जान लो। तो ये वेव्स होती है, कभी कभी क्या होता है कि सुनामी आ जाती है ना। सुनामी कैसे आती है, देखो ये है सुनामी। अब यहाँ से देखो एक इंसान भागता हुआ जा रहा है, कैसे वेव्स, इतनी हाई वेव्स भी आती हैं। आपने देखा। सो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और रियल फुटेज, और ये फुटेज है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया 2018 में इतना भयानक सुनामी आया था, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल बेघर हो गए थे और हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए थे। इसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देखो कि सारे लोग भाग रहे हैं और ये इंसान पेड़ पे चढ़ के जो है ना वीडियो बनाने में लगा हुआ है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि अभी सुनामी आके इसी का वीडियो बना लेगी। अब देखो, अब सुनामी इसका वीडियो बनाएगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर आपको लगे कि खतरा आने वाला है तो वहाँ से भाग लो। इसके बाद देखो ये जापान का सीन है, और जापान में देखो ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल में कुछ लोगों ने क्लिक किया था, कुछ लोगों ने इसका वीडियो लिया था जो छत पे खड़े थे, जो एक हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे थे। देखो किस तरीके से जब जो समुद्र का पानी था वो, इवन एक दीवार थी यहाँ पे, उस दीवार को भी क्रॉस करके, मतलब दीवार इसलिए बनाई गई थी जिससे पानी ना आए, दीवार को क्रॉस करके जो है पानी आया। और ये जो कार्स हैं देखना, अभी ये सारी ना तैरने लगेंगे। देखो ये घर बनाया हुआ है, ये भी मूव कर रहा है बीच में, ये घर भी जो है मूव करने लगा। इसके साथ ये सारी जो कार्स हैं ये सारी लाइक स्विम करने लगी इस पानी में। इवन अभी आप थोड़ी देर में देखोगे ना कि ये जो एक याच देखो वहाँ से बह के आ रही है, देखो ये गिरी नीचे। तो मतलब पता ही नहीं रोड पे कार चल रही है, याच चल रही है, पानी में तैर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इतनी भयानक वेव्स होती हैं, है ना। तो ये वेव्स जो हैं ये कैसे जनरेट होती हैं, इस तरह की वेव्स, जो ये सुनामी हुई, इस तरह की सुनामी जनरेट होती है अर्थक्वेक से। जब बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया, लाइक 9.0 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक आया, तो ये स्थिति होती है, ये सिचुएशन होती है। यह मान लो अगर समुद्र के अंदर अगर वाइब्रेशन होते हैं, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता है मतलब जो पूरा का पूरा लाइक ये सी लेवल है, और सी लेवल क्या होगा, पूरा का पूरा सी हिल जाएगा। सी हिलेगा तो इसके ऊपर जो वाटर होगा, जो ओशियन या सी में जो वाटर है वो क्या होगा, वो उसमें बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होगी, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होगी, तो वो सुनामी का रूप ले लेगा। और क्या फिर यही होगा। 180 मीटर, 180 मीटर ऊंचा, कुतुब मीनार से भी ऊंचा। कुतुब मीनार लगभग 73.2 मीटर है। तो उस कुतुब मीनार से भी ऊंची लहरें, वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं, वेव्स डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। टाइफून, हुरिकेन, साइक्लोन, है ना, जनरेट हो सकती हैं वेव्स की वजह से। तो उनको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव्स, है ना। हमारी अर्थ घूम रही है, दो तरह के मूवमेंट अर्थ में है। एक तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दूसरा अर्थ जो है वो अपने ही जगह पे
रोटेट हो रही है, ठीक है। बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर से दोनों तरफ हवाएं ऊपर और नीचे बहती हैं। अर्थ बिल्कुल जो सेंटर में जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, मैंने आपको कई एक बार बताया है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो उससे ऊपर और नीचे, है ना, टुवर्ड्स द पोल्स, जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, अर्थ जो है नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे। तो जो इक्वेटर से जब अर्थ ऐसे घूम रही है गोल गोल, 24 आवर्स में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करती है। तो जब अर्थ जब घूमती है तो हवाएं जो होती हैं वो क्या होती है, वो ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे साउथ पोल की तरफ बहती है ना। साथ इनको प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। ये प्लैनेटरी विंड्स अपने साथ वाटर को, जो ओशियन में वाटर है, उनको अपने साथ ऊपर, मतलब इक्वेटर से ऊपर दोनों तरफ ले जाती हैं। तो यही एक कारण, विंड्स, हवाएं चलती हैं, विंड्स के चलने की वजह से क्या होता है, वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है और विंड्स का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये है वेव्स के जनरेट होने का रीजन। इसके बाद बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स आर पीरियोडिक राइज इन वाटर लेवल, पीरियोडिक राइज। अब देखो टाइड्स को समझो। टाइड्स में एक्चुअली सीन क्या होता है टाइड्स का, कि मान लो कि ये अर्थ है, एक अर्थ, आप हम सब लोग जिस पे रहते हैं, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव करता है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। क्या कहते हैं, मून। इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टार है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को जो लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, सन। आप सबको पता है। तो सन के पास भी अपनी ग्रेविटी है। ग्रेविटी मैंने आपको क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो कोई भी चीज जब हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है ना। देखो जैसे ये मोबाइल है, इसको मैंने ऐसे छोड़ा, ये नीचे गिरी ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अर्थ है, अर्थ की भी ग्रेविटी है, सन की भी ग्रेविटी है, और मून के पास भी ग्रेविटी है। अर्थ के पास ग्रेविटी, मून के पास ग्रेविटी, सन के पास ग्रेविटी। अब अर्थ का जो 71% पार्ट है वो क्या है, वाटर से कवर्ड है, मतलब ओशियंस हैं 71% पार्ट में। अब मान लो कि यहाँ पे सन है, सन उस वाटर को खींचता है, जो हमारे अर्थ पे जो वाटर है। अब सन जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर अर्थ से दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर हमारे अर्थ से सन दूर है। लेकिन जो मून है, मून हमसे सिर्फ 4 लाख किलोमीटर दूर है, 4 लाख किलोमीटर। सन 15 करोड़ किलोमीटर, मून सिर्फ 4 लाख किलोमीटर। तो सन जो है, सन बहुत ही आसानी से हमारे वाटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, चाहे वो बहुत बड़ी बॉडी है। हमारे अर्थ से 92 टाइम्स, 92 गुना सन बड़ा है, लेकिन फिर भी वो जो ओशियन का वाटर है उसको इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपनी ग्रेविटी से, जितनी आसानी से मून कर लेता है। क्यों? क्योंकि मून सिर्फ 4 लाख किलोमीटर दूर है। तो अब देखो, 2 तरह के टाइड होते हैं। एक होता है स्प्रिंग टाइड, है ना। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, देखो सूरज यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, मून यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो जब मून यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, मून जब यहाँ होगा या यहाँ होगा, और सन तो यहाँ पे है ही, सन तो फिक्स है, और अर्थ यहाँ पे है, तो ये चीज रोज सुबह और शाम को ये चीज जरूर होगी, है ना। तो सन यहाँ पे है, अब जब अर्थ जो है वो मून यहाँ पे आया तो तीनों एक लाइन में हो जाएंगे। एक लाइन में होंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग टाइड जनरेट होगी। ये ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा हाई होती है। अब दूसरा है नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है, जब यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे मून है ना। तो ये जो है ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती। वाटर बॉडी जब नीप टाइड होगा तो जो पानी होगा वो ज़्यादा आगे शोर पे नहीं जाएगा, मतलब किनारे पे नहीं जाएगा, और वाटर बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ रहेगा। लेकिन जब स्प्रिंग टाइड होगा तो वाटर बॉडी ज़्यादा आगे की तरफ जाता है। तो ये चीज़, ये डिफरेंस होता है नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड में। टाइड जब जनरेट होता है तो इनके अंदर होता क्या है, सी के वाटर में, कि जो सी का वाटर है वो ज़्यादा आगे की तरफ जाता है, ज़्यादा किनारे पे जाता है। तो जो मछलियाँ होती हैं, जो पूरा का पूरा एक सी का इकोसिस्टम होता है, उसको
एक बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होता है। अगर मान लो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किनारे पर जाएंगे, टाइड मतलब टेक्निकली जब हाई टाइड होगा तो सी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से उसको खींचा जाएगा उसके पानी को, ठीक है। तो वो सी का लेवल बढ़ जाएगा तो ट्रैवलिंग होगी, उसकी टाइड की ट्रैवलिंग होगी, जो पानी होगा उसकी ट्रैवलिंग होगी, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि जब हाई टाइड होती है तो समुद्र के किनारे जो हार्बर होते हैं, जैसे जहाँ पर हार्बर क्या होता है, जहाँ पे शिप जाके लगते हैं, सामान अनलोड होता है, शिप इंडिया से चाइना अमेरिका सब जगह शिप्स चलते हैं। तो जब ये शिप होते हैं तो ये शिप जाके जब किनारे पर लगते हैं, तो जब हाई टाइड होती है तो ये शिप आसानी से जाके किनारे पर लग सकते हैं, और इसके साथ ही क्या होता है कि ईजिली जो शिप होता है उसका अनलोडिंग हो सकता है। तो ये दूसरा फायदा है हाई टाइड का। तो इस तरह से हमने जाना हाई टाइड और लो टाइड से क्या होता है। अगला हम पढ़ेंगे ओशियन करंट। तो ओशियन करंट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली ओशियन या सी में जब ये विंड जो होती है, विंड मैंने आपको बताया कि जब अर्थ में जब रोटेशन होता है तो विंड जो होती है वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ मूव करती है ये विंड्स। तो विंड्स मूव करती है तो समुद्र के पानी को भी वो अपने साथ दोनों तरफ मूव कराती है। पैसिफिक ओशियन, चाइना और मतलब एशिया और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका भी के बीच सबसे बड़ा ओशियन जो है वो है। इसके बाद है आपका अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एस शेप में बना हुआ है वो है आपका अटलांटिक ओशियन। इसके बाद इंडियन ओशियन आप जानते ही हैं, इंडिया के नीचे है। इसके साथ ही ऊपर आर्कटिक ओशियन है, आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, और नीचे एक साउदर्न ओशियन है जिसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं, वो अंटार्कटिका के ठीक ऊपर है। तो ये 5 ओशियन है। वैसे हम 4 ही ओशियन, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई 4 ही ओशियन है, लेकिन टेक्निकली 5 ओशियंस हैं। तो ये 5 ओशियन में जो करंट होता है ये जनरेट होता है। इसके अलावा बहुत सारे लाइक गल्फ हैं, जैसे अरबियन गल्फ है। इसके बाद बहुत सारे बे हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है। इसके बाद बहुत सारे सी हैं। तो इन सब में देखो, जो भी लैंड के बीच में फंसे हुए हैं, जो वाटर बॉडी, जो सी जो है, समुद्र जो है, सी जो है, वो वाटर बॉडी ऐसी है जो कॉन्टिनेंट के बीच में फंसी हुई है। जैसे यूरोप और अफ्रीका के बीच में फंसा हुआ है मेडिटेरेनियन सी, है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वो सी हो गया। लेकिन अगर वो खुला हुआ है, जैसे इंडियन ओशियन खुला हुआ है, अटलांटिक ओशियन खुला हुआ है, तो उसको हमने ओशियन बोल दिया, है ना। इसी तरह कैस्पियन सी है, रेड सी है, बहुत सारे सीज हैं। तो वार्म और कोल्ड ओशियन करंट। ओशियन करंट तो मैंने बोल दिया, अर्थ घूम रही है तो उसकी वजह से दोनों जो विंड्स हैं वो कैसे भाग रही हैं, ऊपर और नीचे, क्योंकि हवा ऊपर और नीचे भाग रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही आप ये जान लो कि जब ऐसा होता है तो 2 तरह की ओशियन करंट जनरेट होते हैं। एक वार्म मतलब गर्म, और एक कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट। अब वार्म ओशियन करंट समझो, वार्म ओशियन करंट कहाँ से जनरेट होगा, इक्वेटर, अर्थ के बीचों बीच क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री। अर्थ को इक्वेटर 2 भागों में बांटता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर जो है उस पर सूरज की रोशनी सीधे आएगी। मतलब अर्थ क्या है, ऐसे अगर इधर अगर आप मान लो ये अर्थ है और इधर सूरज है, तो अर्थ तो ऐसे ही शेप में है ना, अर्थ ऐसे फ्लैट तो है नहीं। तो अर्थ पे जो है सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे पड़ेगी। तो इक्वेटर पे जब पड़ेगी तो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, जब इक्वेटर पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, इक्वेटर से दोनों तरफ टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और टूवर्ड्स साउथ पोल ये जाएगी। जब ये जाएगी तो क्या होगा, इक्वेटर के पास सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, गर्म वहाँ पे ज़्यादा वो कर रहा है, अब वहीं पे इवेपरेशन ज़्यादा होगा। इवेपरेशन ज़्यादा होगा तो ये विंड के जो करंट हैं ये इक्वेटर से किधर भागेंगे, टूवर्ड्स पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। तो जब ये टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, गर्म हवाएं ऊपर और नीचे जाएंगी। सिंपल सी मैं एक बात बोलता हूँ, वार्म ओशियन करेंट्स
रन फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, टूवर्ड्स द पोल्स मतलब टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोबारा सुन लो, वार्म ओशियन करेंट रन फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये चीज है इक्वेटर के अंदर। तो इक्वेटर तो वार्म जो है ऊपर, अब ऐसा क्यों होता है, ऊपर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? मैंने आपको सबसे पहले बताया था लास्ट वीडियोस में कि हॉट एयर गोज अप एंड कोल्ड एयर कम्स डाउन। कोई भी चीज गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, जैसे हीलियम हाइड्रोजन गैसेज या वाटर वेपर। जब हम खाना बन रहा होता है, पानी गर्म होता है, बॉयल होता है, तो ऊपर की तरफ भागता है। उसके ऊपर आप प्लेट रख दो, उसके अंदर वो वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो वार्म ओशियन करंट ऊपर की तरफ जाते हैं और कोल्ड ओशियन करंट नीचे। अब कोल्ड ओशियन करंट कैसे जनरेट होंगे? टूवर्ड्स द पोल्स, दोनों तरफ पोल्स पे क्या है, वहां पे बर्फ जमी हुई है। एक तरफ आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है। तो वहां पे ये पोल्स पे बर्फ क्यों जमी है? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे नहीं पड़ती है। सूरज की रोशनी जो आउटर सरफेस है अर्थ का जो निकला हुआ है, क्योंकि अर्थ राउंड है, अर्थ क्या है, राउंड है, तो ये जो सरफेस पे सीधे ऐसे पड़ती है, पोल्स पर उतनी सनलाइट नहीं जाती है, तो वहां पे कोल्ड है। अब कोल्ड एयर कम्स डाउन, तो जो दोनों जो पोल्स होंगे, वो दोनों पोल्स से क्या होगी, हवा नीचे की तरफ आएगी। लेकिन जहां पर वो मिलेंगे, जहां पर कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट मिलता है, वो जगह पे एक बहुत अच्छा एक फूड पाया जाता है जिसको मछलियां बहुत पसंद करती हैं, उसको कहते हैं प्लैंकटन्स। तो जहां पर फूड होगा वहीं पर फिशेज ज्यादा होंगी। तो फिशेज वहां पे ज्यादा होती है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, फिशिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो ये था आपका ओशियन करंट, ये सारा मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो लॉ है, ये जो मैंने आपको बताया, अर्थ घूमती है तो उससे जो हवा, जो विंड जनरेट हो रही है, वो टुवर्ड द पोल्स भागती है। दिस इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। इसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है और इसको पता किया था फेरेल साहब ने, तो इसको कहते हैं फेरेल्स लॉ। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओशियन करंट की, मतलब ओशियन का क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, और ओशियन करंट का भी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, मतलब बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके बाद दूसरा है ओशियन और सी जो है, इसका क्लाइमेट के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। मैं बात कर रहा था कि इम्पोर्टेंस क्या है ओशियन करेंट्स का। तो सबसे पहला ओशियन और ओशियन करंट का ये सिग्निफिकेंस है, ये इम्पोर्टेंस है कि दीज आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, जैसे जो भी बड़े बड़े कार्गो शिप होते हैं वो आसानी से अपने जहाँ पे वो जिस भी देश में जाने होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जो वार्म और कोल्ड ओशियन करंट होते हैं, सबको पता है कि वार्म ओशियन करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। तो अगर इस दौरान अगर कोई शिप जाना चाहता है तो वो आसानी से पहुँच जाता है ड्यू टू दोज वेव्स। तो ओशियन करंट का अपना एक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है। इसके बाद है कि इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्लाइमेट पे भी पड़ता है। क्लाइमेट पे कैसे पड़ता है, आपने देखा होगा कि जो भी सिटीज़, जो भी मेनलैंड होता है ओशियन के किनारे, उसका जो क्लाइमेट होता है, उसका जो वेदर कंडीशन होता है वो मॉडरेट होता है। ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें, गोवा की बात करें, तो वहाँ पे जनरली जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का वेदर कंडीशन होता है वो ऑलवेज मॉडरेट होता है। वहाँ कभी भी ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इसके अलावा जब ये जो ओशियन करंट होते हैं, जब ये मेनलैंड से होके गुजरते हैं, जैसे इंडिया में जब ये साउदर्न पार्ट से होके जब गुजरते हैं, तो ये अपने साथ लाते हैं मॉइस्चर, है ना, अपने साथ लाते हैं मॉइस्चर। और जब ये अपने साथ मॉइस्चर लाते हैं तो क्या होता है, रेनफॉल होता है। इसके अलावा है आपका कि बहुत सारे जो वार्म ओशियन करंट होते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब ये ऊपर जाते हैं तो अपने साथ वार्म मतलब गर्मी लेके जाते हैं ओशियन करंट। तो वार्मनेस अपने साथ लेके जाते हैं। तो वार्मनेस ले जाने की वजह से क्या होता है कि ये जनरली जो भी एरिया होता है उसको, वहाँ पर अगर सी मतलब समुद्र तो जमते हैं ना, आर्कटिक और अंटार्कटिका में सी जमते हैं, या वहाँ पे जो ओशियन का जो पार्ट है वो जमता है। तो जब ये वार्म ओशियन करंट ऊपर और नीचे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे उसको फ्री कर देते हैं, आइस को तोड़ देते हैं अपनी वार्मनेस की वजह से। तो ये भी एक फ़ायदा है। इसके बाद जब वार्म और ओशियन करंट मिलते, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मछलियाँ होती हैं वो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर बढ़िया
मरीन लाइफ होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वार्म कुरोशियो और कोल्ड ओयाशियो करेंट, ये जापान के पास है। आपको जापानीज़ नाम लग रहे होंगे सुनने में। तो ये वहाँ पे जब मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वार्म मतलब एक मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पे जनरेट होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशियन करंट मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फॉग जनरेट होता है। फॉग आपको पता ही है, सर्दियों में जो कुहासा जिसको आप कहते हो, फॉग जनरेट होता है। फॉग जनरेट होता है तो इसके वजह से शिप्स को दिखता नहीं है कि आगे कोई शिप है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा है कि बहुत सारे सॉल्ट और मिनरल भी होते हैं। जैसे बॉम्बे हाई है, बॉम्बे में वहाँ पे क्या है निकलता है आपका क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। तो वहाँ पे भी उसका एक अपना बेनिफिट है, सी का, ओशियन का, क्योंकि हम पढ़ी ओशियन के बारे में रहे हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओशियन। अगर ओशियन नहीं होगा तो इतना सारा इवेपरेशन नहीं होगा। चाहे ओशियन लाइक मरीन है, सलाइन है, लेकिन जब इवेपरेशन सन करते हैं उसका, तो सारा का सारा सॉल्ट सी में ही रह जाता है और सारा वाटर ऊपर चला जाता है वेपर बन के। तो ओशियन और ओशियन करेंट्स के इतने सारे फायदे हैं। होल चैप्टर इज कंप्लीटेड।